सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज इंतखाब हो रहा है, ज़िमनी इंतखाब PS 88 और PS 43 पर, और यहाँ पे कई पोलिंग स्टेशन जो हैं वो अखाड़ा बन गए। हमने देखा कि फायरिंग का वाक़या हुआ, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आया, हलीम आदिल शेख का भी आया। हलीम आदिल शेख ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सब कुछ पीपल्स पार्टी की हिम्मत पर किया गया, मुझ पर फायरिंग करवाई गई। मैंने पहले भी कहा था कि मुझ पर इस तरह का हमला हो सकता है, मेरी जान को खतरा है। बाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की जानिब से की गई। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हलीम आदिल शेख ने किया है, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जरा पूरा सिनेरियो आपको दिखा दूं कि क्या क्या कब कब हुआ और क्या पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ रहा, फिर डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे। देखिएगा। मुराद अली शाह साहब की पुलिस बेईमानी करा रही है, साबित हो गया। सर ये शिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ से, इनको जरा आरो साहब आए। सर शिफ्टिंग होगी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, लेकिन ये क्यों मतलब वोटिंग हो रही है हुकूमत की है, सब जो है ये पुलिस की सरबराही में चाहिए। वोट का हक है, बेईमानी कई वीडियोस ऐसी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें सिंध असम्बली में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हलीम आदिल शेख और उनके साथ कुछ PTI के MPs भी हैं, कुछ MNAs भी हैं, तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि जो पुरअमन पोलिंग का एक माहौल होता है जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी के फराहम करे, उसको वो ख़राब कर रहे हैं। वहाँ बदतमीज़ी कर रहे हैं, वहाँ झगड़े कर रहे हैं, वहाँ पर मुसल्ला लोगों के साथ पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस रहे हैं। इंतखाबात में असरअंदाज होने के लिए, दखल अंदाजी करने के लिए PTI के जो उम्मीदवार हैं वो और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का विजिट कर रहे हैं, असलहे की नुमाइश कर रहे हैं, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने और बाकी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। उन्होंने DRO को इस मामले का नोटिस लेने के लिए भी गुजारिश की है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। आपने देखा दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आ गया। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, नदीम कुरैशी तहरीक इंसाफ से मेरे साथ हैं, खेल दास साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं, ब्यूरो इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ हैं। लेकिन गुफ्तगू आगाज़ करेंगे और अभी ज़रा इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँगी डिप्टी ब्यूरो हेड शुएब बर्नी से। शुएब, ज़ाहिर है ये हम देख रहे हैं मामला दोपहर से ही चल रहा है और अब बाकायदा गिरफ्तारी भी बता दी गई है SSP मलिक की जानिब से। ये हुआ क्या था मामला, किसकी तरफ से शुरू किया गया? फिर जिस तरह का कहा जा रहा है कि हलीम आदिल शेख जो हैं उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा पूरा मामला क्या हुआ था। जी देखें सुमैया, PS 88 पर आज ज़मनी इंतखाब का मामला था। सुबह 8 बजे ये इंतखाबी वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान हमने देखा कि पूरा दिन ही क्योंकि सियासी गहमा गहमी रही और मामला गर्मा गर्मी तक गए। कभी पीपल्स पार्टी तो कभी PTI तो कभी सियासी कारकुनान आमने सामने आए। एक मुकाम पे नहीं कई मुकामात पर आए, यहाँ तक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी भी अब बाकायदा तौर पर अमल आ चुकी है। इस वक्त उनको SSP मलीर ऑफिस में गिरफ्तार करने के बाद रखा गया है और अब से कुछ देर बाद उनको SSP मलीर के ये मौक़िफ़ था कि हलीम आदिल शेख को इलेक्शन कमीशन के वाज़े हिदायत पर कि वो उस हल्के में मौजूद थे और वहाँ पर हंगामा आराई हुई और वो सिटिंग MNA हैं, सिटिंग MP हैं। इस सूरत में अगर वो वहाँ जाएंगे तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। और इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन पे ये कार्रवाई हुई। जिस वक्त वो वहाँ गए, हलीम आदिल शेख जिस गाड़ी में मौजूद थे उनके पीछे उनके जो मुसल्ला गार्ड थे उनकी जानिब से भी हवाई फायरिंग की गई और हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर भी गोली लगी, लेकिन उनकी गाड़ी जो थी बम प्रूफ बताई जाती है, जिस वजह से वो महफूज रहे। इस पूरे वाकये के बाद इस वक्त जो है 88 में दिन भर जो सियासी गहमा गहमी थी और जो आपस में कारकुनान का एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और जो दिन भर मामला थे वो जारी रहे। तमाम क्योंकि हलीम आदिल शेख को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है
तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे प्रोटेस्ट करने का प्लान बना रही है। अच्छा, तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन ज़ाहिर एक मामला है ये गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन के कहने पर हुई। शेख बड़ी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि ज़ाहिर जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने आए। मेरे साथ यूसुफ बलोच साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं PS 88 में। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये मामला हुआ, ज़ाहिर आपको इस बारे में हमसे ज़्यादा इल्म है। हलीम आदिल साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दबाव पर जो पुलिस है उसने ये सब कुछ गिरफ्तारी की है, लेकिन ये गिरफ्तारी इस तरह इलेक्शन कमीशन के कहने पर की गई। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं ये मामला क्या था और आज का जो टर्न आउट है उससे आप कितने मुतमईन हैं आज के इलेक्शन से? इलेक्शन टाइमिंग तो अलहमदुलिल्लाह खत्म हो गई है। मुतमईन तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बी पार्ट बना हुआ है PTI का। और ये जो फायरिंग का वाकया पेश है इसके जदीद दौर है, किसी से छुप नहीं सकता है। लाइव वीडियोस चल रही हैं, मेरे पास वीडियो कंटेंट मौजूद है, आपके मीडिया चैनल्स पे भी चले हैं वीडियो प्रोग्राम, हर चीज। कौन असले की नुमाइश कर रहा है वो भी वाज़ेह नजर आ रहा है। एक सिर्फ हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि हम लोग वहाँ पे मौजूद, हमारे लोग अभी गवाही देंगे और हमारे पास वीडियो सबूत भी मौजूद है, इनके अपने जो पर्सनल गार्ड से असले समेत हैं पोलिंग स्टेशन पे। यूसुफ साहब आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन बी पार्टी बना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कहने पर ही तो हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया है। सर मैडम, इलेक्शन कमीशन को हमारे ताज हैदर साहब ने लेटर लिखा है तब बोला। वो सुबह से घूम रहे हैं, जब 2 बजे तक हम लोगों ने लेटर लिखा है तभी उन पे कार्रवाई हुई है। उससे पहले तो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने अगर करना था तो वो तो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक तो वो हमारे असरअंदाज स्टेशन पे। अगर वो नहीं करना था तो वो सुबह 8 बजे भी निकाल सकते थे उसको। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, खुर्रम सिटिंग MPA मेरे UC गरीबाबाद में घूम रहा है। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन हमारा साथ दे रहा है तो मैंने कंप्लेंट्स की है, जन भी की है, लेकिन अभी तक खुर्रम शेर जमान के हवाले से आप लोगों को कोई अपडेट आई है कि वो वहाँ पे घूम रहा है? अच्छा, तो आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, आप जो रिजल्ट्स आएंगे क्या उससे आप मुतमईन होंगे, क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे? रिजल्ट बिल्कुल रिजल्ट हम एक्सेप्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई इलेक्शन को खराब करने के लिए और हर चीज हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की सीट है और इंशाल्लाह रिजल्ट में पीपल्स पार्टी ही होगी। चलें, होपफुली। बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ बलोच साहब गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें सीट ये पीपल्स पार्टी ही निकालेगी, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का अलबत्ता उन्होंने इज़हार किया। उन्होंने कहा जब हमने ये दरख्वास्त दी है तो कार्रवाई हुई है, उससे पहले किसी किस्म की कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। अब जाहिर है ये तो ज़िमनी इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन आने वाला है, सेनेट इलेक्शन है जिस पर बात बहुत हुई है और जाहिर ओपन बैलेट से कराने की हुकूमत अपनी पूरी कोशिशें कर चुकी है। गो के 2 तो अक्सरियत नहीं है, उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं और हमने देखा कि पिछले दिनों मामलात ख़राब भी हुए। कई जो पंजाब के MPAs थे उन्होंने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया और उन्होंने छोड़ के जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐलान किया और ये कहा कि क्योंकि हम जो नौजवान हैं उनकी आवाज़ हैं, लेकिन नौजवानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ नौजवानों की जमात है, लेकिन यहाँ पर उल्टा गेम हो रहा है और इसमें खुर्रम लगारी का नाम भी शामिल था और खुर्रम लगारी ने हमारे ही प्रोग्राम में ये बताया कि उनको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनके किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश नहीं की गई और उन्होंने फिर ये हमारे ही प्रोग्राम में ऐलान किया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने आई। फिर टिकट्स जो हैं वो दिए गए फैसल वापडा के हवाले से। कल तक ये बात थी कि फैसल वापडा से टिकट वापस लिया जा सकता है, लेकिन अब तहफ़्फ़ुज़ात तमाम दूर हो चुके हैं और ख़बर ये है कि टिकट उनका बरकरार रहेगा और 1-2 लोग हैं और हैं जिनके टिकट जो हैं वो वापस हो रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, ज़ाहिर है अभी तो ज़िमनी इंतखाब है, जो आज सारी सूरत हाल हुई, गो कि आपका ताल्लुक़ कराची से नहीं है, आप नहीं जानते क्या मामला हुआ और पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन मैं पंजाब का ही सवाल करूँगी क्योंकि पंजाब में हमने देखा अभी सेनेट इलेक्शन करीब हैं, जोड़ तोड़ हो रही है और आराम से हो रही है, सब कर रहे हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो PPO, नून लीग हो। नून के लोग उस्मान बुज़दार साहब से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलने को उस्मान बुज़दार साहब नहीं गवारा करते। आपके लोग आप लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए वज़ीर आज़म को खुद मैदान में आना पड़ता है। अब क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? 3 मार्च कोई इतनी भी दूर नहीं है। अब जी कुरैशी साहब, को मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कुरैशी साहब मुझे नहीं आ रही, दोबारा जरा रिकनेक्ट करें कुरैशी साहब को। जी 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 जी, ऑडियो ठीक हुई है? जी बिल्कुल, जी बोलिएगा सर, जवाब दें। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, बिल्कुल मेरा ताल्लुक पंजाब से है,
लेकिन आपके मीडिया के तवज्जुह से हर चीज से पूरा पाकिस्तान बाखबर है। पहले तो मैं अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की नाजायज गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं, चूंकि वो देखिए लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो वहां सर असलाह लहरा रहे हैं, असलाह चला रहे हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, आप कह रहे हैं नाजायज गिरफ्तारी। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जाहिर है उनका ताल्लुक सिंध से है, सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर है। अब सिंध के इलेक्शन में वहां की पुलिस को इन्वॉल्व किया जाएगा, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया जाएगा, तो कैसे मुमकिन है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को निहत्था छोड़ दें, इनके रहमो करम पे छोड़ दें, ये गवर्नमेंट में उसके बावजूद जब दस्का में गिरफ्तारी होती है तारड़ की, तो आप कहते हैं कि इसमें आपकी पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें पंजाब का कोई रोल नहीं है, वहां पर जो वजीराबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया ये हुकूमत कीमा पर नहीं हुआ, ये उनकी सियासी चाल थी। जब सिंध में गिरफ्तारी होती है तो आप कहते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी का दबाव था। सर इलेक्शन कमीशन ने कहा है ये ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, इसलिए गिरफ्तार किया उनको। सुमैया, पीपल्स पार्टी सिंध में भी उसी तरह से मकबूलियत खोने जा रही है जिस तरह से पाकिस्तान के 3 सूबों से खत्म हो गई। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मैं शदीद मजम्मत करता हूं तहरीक इंसाफ की तरफ से हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर है, उनके साथ ज्यादती हुई है। यहाँ तहरीक इंसाफ के कैसे ज्यादती हुई है आप डिफाइन कर दें, मैं आपकी बात मान लूंगी, ज्यादती कैसे हुई है सर? देखिए मैं पूरा आपका मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया में चीजें वायरल हुई हैं, इतना देर नहीं है। मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी को क्या खौफ है। लाडकाना में उनके खिलाफ वोट हुआ, वो सीट हारे, उनको आज खदशा था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट जाएगा। ये लोग सिंध के अब बेदार हो चुके हैं, उनको समझ आ गई है कि 13 साल से सिंध में हुक्मरानी रखने के बावजूद आज भी सिंध का आम आदमी ये बात तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप लोगों को डर था कि आप हार रहे हैं, इसीलिए मुदाखलत करी, हल्के के दौरे की, असला लहराया, लोगों को धमकाया, वर्कर्स को धमकाया। कोई असला नहीं लहराया, कोई वर्कर्स को नहीं धमकाया। मीडिया के सामने पंजाब में बैठ के इतने अवेयर हैं, फुटेजेस सामने हैं, हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया इलेक्शन कमीशन के कहने पे एक कार्रवाई हुई, आप वजह दें कि ऐसा नहीं हुआ? देखिए इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कंप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन को हम भी अब कंप्लेन कर रहे हैं। तो आप करें, बिल्कुल करें, किसने रोका है? 2 बजे से मामला हुआ है। हम अपने वर्कर को, अपने कैंडिडेट्स को, खवातीनों हजरात को वो न्याता नहीं छोड़ सकते। अच्छा। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में इनको बड़ा दिल रखना चाहिए था, इनको हौसला रखना चाहिए था, लेकिन चूंकि लाडकाना में इनके खिलाफ वोट कास्ट हुआ, वो ये सीट जिम्मी इलेक्शन हारे, इनको अंदेशा था कि आज भी नताइज इनकी मर्जी के खिलाफ आएंगे। चले पॉइंट टेकन, ये आपको लग रहा है कि बड़ा दिल करना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था। सर अभी तो रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, अभी कोई कैसे कह सकता है कि कौन जीत रहा है और किसकी हार हो रही है? मुर्तज़ा कुछ समझ में आ रहा है आपको जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई है ज़िमनी इलेक्शन में? ये एक बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, जिसको इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया गया है। पहले वीडियोज आती हैं ओपन बैलेट से करवाएं जी, सुप्रीम कोर्ट में फिर सदारती ऑर्डिनेंस भी आ गया जनाब, फिर टिकट्स भी हो गए, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्या लग क्या रहा है, क्या होने वाला है मुर्तज़ा? बहुत शुक्रिया सुमिया। बुनियादी सवाल जो आपने सेनेट के हवाले से उठाया है वो अगर आप ये पॉइंट ऑफ व्यू जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि ओपन बैलेट के ज़रिए से होना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल में इंतखाब की तो ज़रूरत नहीं है। अगर ये ओपन बैलेट है और बिल्कुल सामने खड़े होके डिवीज़न से होना है तो फिर आपको इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप सिंपल जिस की जितनी सीटें हैं वो पार्टियां अपने बंदों के नाम दे दें और उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान निकाल दे, जैसे ख़वातीन की नशिस्तों का निकाला जाता है परसेंटेज की बुनियाद पे, इसी तरह इनका वो निकाल दे, फिर तो ख़त्म हो गया। असल हकीकी रूह जो है किसी भी इलेक्शन की वो आप जानती हैं कि वो पिन्हा होती है सीक्रेट बैलेट में, ताकि कोई भी शख्स अपने माफ़ी और ज़मीर के मुताबिक अगर वो वोट करना चाहे तो वोट कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बहुत कुछ चल रहा है। अब तो आम मंडी की तरह रेट्स जो हैं वो लग रहे हैं, कभी बलोचिस्तान में कभी सिंध में, तो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। अच्छा मुर्तज़ा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बताएं, आप जब से ये वीडियो सामने आई, आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बड़े आम है कि 2 साल पहले की वीडियो है, इलेक्शन कमीशन सोया रहा, इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चला। खैर टाइमिंग पर बात ना करें, वजीर आजम कहते हैं इस वीडियो आने के बाद क्या जोड़ तोड़, क्या खरीदो फरोख्त रुक गई है? खरीदो फरोख्त की तो रुकने की बात नहीं है। बात यह है कि
सेनेट की 100 नशिस्तें हैं, ये तो 2 नशिस्तों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आई हमें। केपी में ना सिंध में ऐसी कुछ चीज़ नज़र आई है, ना पंजाब में नज़र आई है, ना फेडरल फेडरेशन में नज़र आई है, ना आपको बलूचिस्तान में नज़र है। आपको ये चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में ये परसेंटेज क्या बनती है 2%, तो क्या 2% के ऊपर आप तमाम चीज़ें उलट पुलट करके रख दें, तमाम को आप कह दें कि तमाम बकाऊ माल है और वो पैसों से बिकता है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के मामलात को सोचते हैं, इस तरह की चीज़ों को लेकर चलते हैं, लेकिन सियासत को इस हद तक गंदा ना करें कि वो ये बात जो है वो करनी पड़ जाए कि जी हर एक शख्स ही ये इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है कि सियासत में जो भी है वो मालदार बंदों से वोट ख़रीदता है और ये हॉर्स ट्रेडिंग करता है और सेनेट में आ जाता है। तो इस तरह तो ऐसा नहीं। बहुत सारे गरीब लोग भी पिछली दफ़ा सिंध से जो हिंदू लड़की जिसको लाया गया था यहाँ पे, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके ऊपर किसी ने कोई पैसे भरे थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको लेके आई थी यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे जिस तरह निहाल हाशमी को लाया गया सही था। पॉइंट टेकन। वेलकम बैक जनाब। और प्रोग्राम के हिस्से में ज़रा बात कर लेते हैं। मियां साहब के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी है, अब आगे क्या होगा? हुकूमत जो है वो अभी आगे तो एक्सटेंड नहीं कर रही है लेकिन मनसूख भी नहीं कर रही है पासपोर्ट। ज़ाहिर है इसके कुछ नुकात हैं, इसके कुछ कानूनी पहलू हैं जिस पर हम इस पर नज़र डालेंगे। और ज़ाहिर है जो आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, उनकी जो पासपोर्ट की मियाद है वो आज ख़त्म हो गई है। और अब पाकिस्तान क्या करने वाला है, पाकिस्तान की हुकूमत क्या करने वाली है? पाकिस्तान नवाज़ शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद का कोई इरादा नहीं रखता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि नवाज़ शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं करेंगे, उन्हें पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। उनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आने का सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है और मियां साहब का नाम ECL पर है, जबकि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक ECL पर मौजूद अफराद के पासपोर्ट की तजदीद नहीं हो सकती है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ही तकरीबन 2 माह कबल अपने एक बयान में नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख करने का इंदिया दिया था, मगर हाल में इससे मुतालिक कोई बयान नहीं दिया गया है। नवाज शरीफ नवंबर 2019 से इलाज के लिए लंदन में मौजूद हैं और चंद माह कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया में मुजरिम करार दे दिया था। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को वापस लाने के कई दावे भी किए गए और वापसी के लिए इमरान खान ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से रब्ता करने का भी ऐलान किया था। अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान की जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वीज़ा मनसूखी के लिए बरतानवी हुकूमत को एक ख़त भी लिखा गया, जिस पर ताहाल अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से यह दावा किया गया था कि नवाज शरीफ 15 जनवरी 2021 तक पाकिस्तान में होंगे, पर ऐसा ना हो सका। बरतानवी पॉलिसी के मुताबिक नवाज शरीफ के पासपोर्ट मनसूखी के बाद वहाँ रहना ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर किसी शख्स की शरीयत को मनसूख किया जाए और वो बरतानिया में रिहाइश पजीर हो तो बरतानवी पॉलिसी के मुताबिक वो बाकायदा आसानी के साथ वहाँ रह सकता है। और माहिर कानून ये कहते हैं कि जो कवानीन हैं, अगर किसी शख्स के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो जाए तो उसके स्टेटस को बरकरार रहेगा और उसको मुल्क बदल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पासपोर्ट ना होने की वजह से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म किसी दूसरे मुल्क में सफ़र नहीं कर सकेंगे और अगर उनको पाकिस्तान भी आना होगा तो उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा सफ़र के लिए, जो कि हुकूमत पाकिस्तान जारी करेगी। लेकिन बहुत सारे मामलात हैं। अब अगर उनकी पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी है, उनको मसाइल का सामना कौन कौन सा करना पड़ सकता है और ज़ाहिर है अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है, क्योंकि हुकूमत ने पहले ये कहा था कि हम इनका मनसूख कर देंगे पासपोर्ट, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहा जा रहा। और राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, माहिर कानून भी हैं। राजा साहब, ज़ाहिर है अब क्या पासपोर्ट की तजदीद अभी तक हुई नहीं है, अगर तजदीद नहीं होती तो क्या हम ये समझें कि मियाँ साहब की शहरियत भी ख़त्म हो गई है पाकिस्तान की? नहीं जी, शहरियत तो आईने पाकिस्तान के तहत उनकी कभी भी नहीं खत्म हो सकती। हाँ, अलबत्ता एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस पूरे आपके इंट्रो में भी थी, कि
कि ये एक बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए बाहर से शर्म की बात है कि इस मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम वो इस मुल्क की जो आला अदलिया है वहां से मफरूर करार पा चुके हैं। उनको पासपोर्ट जो उनसे हैं रिन्यू नहीं हो रहे। वो वहां पे इलाज के लिए गए थे, एक दिन भी वो उनकी ट्रीटमेंट वहां पे नहीं हुई। तो ऐसी सूरत जो एक ये मॉरल साइड पे और इस साइड पे तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। लेकिन जहां तक कानूनी पस मंजर में अगर देखें तो उनकी शहरियत पाकिस्तानी है, वो जब भी चाहे पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। उन्हें एक वन वे उसको पासपोर्ट कहा जाता है वो उनको दिया जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया रिन्यूअल के लिए, तो वो अब वहां पे रहेंगे। उनको लंदन की हद तक या यूके की हद तक इश्यूज नहीं आएंगे। और दो वहाँ भी ये है कि जब आप विजिट वीजा पे होते हैं तो 6 माह एग्जिट करना है, लेकिन वो वहाँ पे कोई ऐसे ग्राउंड्स लेंगे खासकर कि वो एलिंग ग्राउंड्स के वो बीमार हैं और बीमारी की वजह से उन्हें वहाँ पे रहने की कोई दुश्वारी न होगी। अच्छा, लेकिन सफर में मुश्किलात आ सकती हैं। अगर वो किसी दूसरे मुल्क सफर करते हैं तो वहाँ सफर करने में उनको मुश्किलात आ सकती हैं। ऑब्वियसली अगर उन्होंने किसी और मुल्क में सफर करना है तो द ओनली ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दैट इज मैंडेटरी वो आपका पासपोर्ट होता है। तो अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं होगा तो उन्हें दुश्वारी होगी। लेकिन माजी में भी हम देख चुके हैं कि बरतानिया पाकिस्तान से जो इस किस्म की, चाहे वो इल्ताफ हुसैन हो या अब मियां साहब हैं, और दो हमने रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है उनके होम लेकिन कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता। इंटरपोल से भी अगर रब्ता किया पहले भी पाकिस्तान ने तो कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। नदीम कुरैशी साहब, ज़ाहिर सवाल आप लोगों से ये बनता है कि अगर आप लोग इसको तजदीद नहीं करते हैं मियाँ साहब के पासपोर्ट की, तो मनसूखी के जिसके बारे में बात बहुत बार की जा चुकी, तो मनसूखी की जानिब भी क्यों नहीं जाते? देखिए, मैं समझता हूँ ये इंतहाई टेक्निकल मैटर है। अभी राजा साहब जिनसे आपने लीगल ओपिनियन ली, उनकी मैं बात की तायद करता हूँ। हमारे लिए ये बड़ी बाइस निदामत है बतौर एक नेशन कि वो शख्स जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा हो और वो पाकिस्तान की आला अदालतों से सजा याफ्ता हो, इलाज की घर से बैरून मुल्क गया हो, अब एक बार फिर वो मुल्क की जंग हसाई का बाइस बन रहे हैं। उनके पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो गई। अब जाहिर है अल्टीमेटली पासपोर्ट नहीं होगा, वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और उनकी कोशिशों की जो मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, वो पॉलिटिकल असाइलम की तरफ बढ़ेंगे। और यही वो माइंड सेट है। वो जो भी करे ना, इससे आपका लेना देना नहीं है। एक तो पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी, उनको अदालतें इख्तियारी करार दे चुकी। अब आप लोग कब उनको वापस लेकर आएंगे? कोई मुआहिदा बरतानिया और पाकिस्तान का नहीं है। दावे बहुत किए गए, इंटरपोल से रब्ता किया गया, इंटरपोल ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। अब हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के लिए बड़ा सवाल है। देखिए, हुकूमत के पास कोई ऐसी सामने जादूगर की छड़ी नहीं है कि वो जादू से उनको ले आए। हमने जाहिर है इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल रूल्स हैं। मुल्कों के दरमियान अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर उसके हमें उनकी चीजों को देखना कि वो कैसे काम आगे बढ़ेगा। एक चीज हमने पॉलिटिकल जरूर देखनी है कि वो लोग जिनको पाकिस्तान की आवाम का बड़ा दर्द रहता है, जो इसका इजहार पब्लिकली करते हैं और जिन्होंने हमेशा गरीब के नाम पर वोट लिया, 35-40 साल हुक्मरान रहे। जब पाकिस्तान की अदालतों ने, इदारों ने उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उन्होंने हमेशा बैरून मुल्क जाकर वहां की छतरी के नीचे पनाह ली, पाकिस्तान की अदालतों का मजाक उड़ाया। लेकिन ये भी तो मजाक है ना कि कितने लोगों ने पनाह ली, कितने नाम हैं जिन्होंने वहां पर साइलम लिया हुआ है, लेकिन जो भी हुकूमत आती है वो कुछ बिगाड़ नहीं पाती उनका, उनको ला नहीं सकती है, सजा नहीं दिलवा सकती है, जेल में बंद नहीं कर सकती है। देखिए सुमैया, पाकिस्तान की आवाम के पास जो वोट की ताकत है, ये एक ऐसी ताकत है जिसने हमेशा पाकिस्तान की आवाम को सुरखरू किया। आज भी बहुत सारी पॉलिटिकल जमातें ऐसी हैं जो माजी में बहुत ताकतवर थी, लेकिन डेमोक्रेसी के प्रोसेस ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। मैं आज भी समझता हूँ, माफ कीजिएगा, पीएमएलएन की जो लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद है, ये उनके लिए भी एक क्वेश्चन है कि आप उस शख्स की लीडरशिप को या स्ट्रेंथन करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की अदालतों को धोखा देकर आज बीमारी की आड़ में 22 करोड़ लोगों वो तो है ही ना, वो तो है ही। लेकिन सर, ये भी एक मामला है कि हुकूमत
खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसके दावे बहुत बड़े बड़े थे वो अभी तक इसलिए अमल नहीं कर पाई कि कोई मुआहिदा हुआ ही नहीं। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था वो कोई हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, आप लोग भी कुछ नहीं कर पाए। खैर पॉइंट टेकन, मेरे पास वक्त कम है। मुर्तज़ा, ज़ाहिर है ये एक बहुत अजीब सी सूरत हाल है। एक शख्स जिसके पासपोर्ट की मियाद तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन हुकूमत पाकिस्तान उसकी शहरियत को मनसूख नहीं कर सकती, लेकिन उस समय अफसोस की बात यह है कि वो इश्तिहारी करार है और हुकूमत उसको वापस भी नहीं ला सकती है। ऐसा कोई मुआहिदा भी नहीं है पाकिस्तान और बरतानिया का। क्या करेगी हुकूमत? अब हुकूमत के पास क्या चॉइस है? देखिए, ये एक तो बहुत वक्त से पहले इस तरह के ऐलानात किए गए कि हम नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर देंगे और उसकी तजदीद नहीं करेंगे। अब जाके ये कहा गया कि हम इसकी तजदीद नहीं करेंगे। किसी भी दुनिया के शख्स की शहरियत जो है वो तब्दील नहीं हो सकती। शहरियत ड्यूल नेशनलिटी तो हो सकती है, एक बंदा खुद सरेंडर कर सकता है, उसकी शहरियत की मनसूखी का कोई ऐसा वाक़या नहीं है। और कोई भी शख्स पूरी दुनिया में आप देख लें, वो कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो किसी न किसी मुल्क की शहरियत ना रखता हो। तो ये एक किस्म की फैसिलिटेशन है मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से नवाज शरीफ को कि आप आराम से उधर रहें। हम इधर से ये कह देंगे कि हमने आपका पासपोर्ट मनसूख कर दिया है, आप कह देंगे हुकूमत पासपोर्ट नहीं जारी कर रही, मैं वापस नहीं आ सकता। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की और मुस्लिम लीग नून की आपस में एनआरओ हो चुका है? एनआरओ तो आप जानती हैं, एनआरओ आज की बात नहीं है। मियाँ साहब वहाँ पे मौजूद हैं, सब कुछ है। हुकूमत के दरमियान मैं आपको अर्ज़ करूँ कि शेख रशीद हुकूमत नहीं है, शेख रशीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। ये सारे मामला जो इस तरह के हो रहे हैं वो शेख साहब के होते हुए हैं कि हम इसको मनसूख करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और यही शेख रशीद साहब आज मरीम नवाज साहबा के हवाले से भी बातें कर रहे हैं। चंद हफ्ते गुजरेंगे, वो उनके लिए भी ECL से जो फरागत है उसका सर्टिफिकेट उनको भी जारी कर देंगे, वो भी चक्कर लगाएंगी लंदन का। तो बात ये है कि जो शेख साहब हैं वो जो बात करते हैं वो बाज़ औक़ात इमरान साहब को भी नहीं पता होता कि वो कौन सी बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे कि वज़ीर दाखिला इंडिविजुअली तो फैसले नहीं ले सकता ना मुल्क के, लेकिन डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत बज़ाहिर दिखा कुछ रही है लेकिन हो कुछ रहा है। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे मैं आखिर में करना चाहूँगी वो ये है कि खुद मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी अफसोस की बात है कि जो बात करना चाहती है, हुकूमत करना चाहती है, यहाँ पर लीडरशिप जो है वो यहाँ पर है नहीं। जो लोग मौजूद हैं वो भी बाहर जाने के लिए पल तोल रहे हैं। जो बाहर मौजूद है खासतौर पे मियाँ साहब, उनके आने के इम्कानात मादूम ही होते चले जा रहे हैं। तो खुद हुकूमत से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को सोचना होगा कि उनका सियासी मुस्तकबिल इसके बाद क्या है। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।